नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। बीते कई दिनों से मीडिया के गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह 30 सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बताना होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर अभी यह साफ नहीं है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कमलनाथ ने कहा है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें, कमलनाथ के नाम को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे थे। इस बीच उन्होंने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। हालांकि तभी कहा गया था कि कमलनाथ ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। राजस्थान में सियासी कलह के बाद आज शाम को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पहले वो दोपहर में ही दिल्ली आ रहे थे, लेकिन अपने करीबी सहयोगियों से मुलाकात के कारण उन्होंने अपनी उड़ान को रद्द कर दिया। वहीं गहलोत के करीबी मंत्री ने साफ कर दिया है कि गहलोत राजस्थान से बाहर नहीं जाने वाले हैं। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है, अशोक गहलोत ना तो आज इस्तीफा देने जा रहे हैं और ना ही भविष्य में। राजस्थान के नेता ने कहा कि कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में काम करेगी। एक अन्य मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा, गहलोत राजस्थान में पूरे 5 साल काम करेंगे। इसको इस बात के संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि गहलोत अध्यक्ष बनने के मूड में नहीं। हालांकि दूसरी ओर सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस आलाकमान उनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के मूड में भी है, क्योंकि प्रदेश में विधायकों की बगावत के बाद गांधी परिवार उनसे नाराज बताया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए गहलोत के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत के 9 महीने बाद सरकार ने आज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का शीर्ष सैन्य अधिकारी, नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नामित किया है। वो भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक लगभग 40 वर्षों के अधिक करियर में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां की थी और उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव था। बिहार में जब स्कूली छात्रा ने IAS अधिकारी से पूछा कि क्या सरकार सैनिटरी पैड 20 से 30 रुपए में दे सकती है, इस सवाल को सुनकर IAS अधिकारी हरजोत कौर भामरा भड़क गईं और उन्होंने बेहुदा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कल को आप कहेंगे सरकार जीन्स भी दे सकती है और इसके बाद सुंदर जूते क्यों नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अंत में आप सरकार से परिवार नियोजन के तरीकों, कॉन्डम्स की भी उम्मीद करेंगे। जब इस स्कूली छात्रा ने इस पर कहा कि लोगों के वोट से सरकार बनती है, तो इस IAS अधिकारी ने कहा, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है, तो वोट मत करो, पाकिस्तान बन जाओ। क्या आप पैसे और सेवाओं के लिए वोट करते हैं? बता दें, अधिकारी ने यह जवाब एक झुग्गी बस्ती में सशक्त बेटी समृद्ध बिहार पर एक कार्यशाला के दौरान दिया, जब एक लड़की ने सवाल पूछा। वहीं अधिकारी के इस वीडियो को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट कर नाराजगी जताते हुए कहा है कि IAS अफसर से छात्रा ने सैनिटरी पैड ना मिलने पर सवाल क्या पूछ लिया। मैडम भड़क गई, बोली सरकार से सब मुफ्त में चाहिए तो कल निरोध भी मांगोगी। खुद जनता के टैक्स पे ऐश कर रही हैं। बेटी कुछ बोले तो उन्हें पाकिस्तान जाने की हिदायत देती हैं। स्वाति मालीवाल ने तेजस्वी यादव को टैग किया और एक्शन लेने की मांग की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का गिरना लगातार जारी है। आज भारतीय रुपया 40 पैसे की गिरावट के साथ 81.93 के स्तर पर बंद हुआ। ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का सबसे निचला स्तर है। कांग्रेस पार्टी ने आज ईंधन की ऊंची कीमतों और बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में कमी आई है, लेकिन मोदी सरकार ने कम क्यों नहीं की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस साल जून में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $116 प्रति बैरल, जो अब घटकर करीब $84 प्रति बैरल हो गई है। लेकिन मोदी सरकार ने कीमतों को कम नहीं किया है और मोदी सरकार गरीबों पर ऐसा अत्याचार क्यों कर रही है। अंशुल अभिजीत ने कहा कि पहले वित्त मंत्री जी कहा करती थी कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसलिए हम कीमत कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन युद्ध तो अभी जारी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत कम हो गई है, फिर आपने कीमतें कम क्यों नहीं की हैं।
इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने गिरते हुए रुपए को लेकर कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगर रुपए में 5% की गिरावट आती है तो महंगाई 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाती है। इन सारी बर्बादियों की जिम्मेदार सिर्फ भाजपा सरकार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है, यानी अब ये योजना 30 सितंबर के बाद भी लागू रहेगी। इस योजना के जरिए सरकार हर महीने गरीबों को 5 किलोग्राम राशन मुफ्त में देती है। यूपी जैसे बड़े राज्य में गरीबों को यह राशन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी बोरियों में मिलता है। ये योजना कोविड के दौरान 2020 में लॉकडाउन के दौरान लाई गई थी, लेकिन इसको धीरे धीरे कर लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा है। इस बार भी कैबिनेट ने इसे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें, कई राज्यों में अगले चंद महीनों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 के आम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में चुनावी तैयारियां जारी हैं। ऐसे में मोदी सरकार इस योजना को बंद कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। भारत सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगी। इस कदम से लगभग 41.85 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की द्वारे राशन योजना को कानूनी रूप से अवैध बता दिया है। बता दें, इस योजना के जरिए बंगाल सरकार घर घर मुफ्त राशन देती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के विरुद्ध घोषित करते हुए कहा, यह कानूनी रूप से अवैध है। बता दें, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि खाद्यान्न की होम डिलीवरी के लिए बनाई गई ये योजना लागू करने लायक नहीं है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि इस योजना में कुछ भी अवैध नहीं, लेकिन जब आदेश को फिर से चुनौती दी गई तो अब कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र की विधायिका यानी संसद अपने विवेक के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करती है या फिर राज्य सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्रदान करती है, तभी राज्य के द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई जा सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने कहा है, अगर वो लोगों के दिल और दिमाग में हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर सकते हैं। पंकजा मुंडे ने ये बात मंगलवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कही। पंकजा के भाषण का यह वीडियो जोरदार ढंग से वायरल हो रहा है। पंकजा ने कहा, कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति चलती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवादी शासन को समाप्त करना चाहते हैं। मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हूँ, लेकिन अगर मैं आपके दिल और दिमाग में रहती हूँ तो कोई भी मुझे खत्म नहीं कर सकता है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल गई है। अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। हालांकि आज विधायक खान को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को अगले 5 साल के लिए बैन करने के फैसले के बाद पीएफआई ने बुधवार को संगठन को भंग करने की घोषणा की। पीएफआई के राज्य महासचिव ए अब्दुल सत्तार ने एक बयान में कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा बैन लगाने की अधिसूचना जारी करने के बाद संगठन को भंग कर दिया गया है। देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में हम गृह मंत्रालय के फैसले को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने सभी पूर्व सदस्यों और आम जनता को भी सूचित करते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इसके बाद अब अपनी गतिविधियों को बंद कर दें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने पीएफआई पर बैन लगाए जाने को बीजेपी सरकार का अघोषित आपातकाल बताया। एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी ने कहा कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना लोकतंत्र और भारतीय संविधान में आम लोगों को मिले अधिकारों पर सीधा हमला है। बता दें, एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक संगठन है। पीएफआई पर बैन के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया आई है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा है कि पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था।
दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर हुए कथित घोटाले में एक के बाद एक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। पहली गिरफ्तारी विजय नायर की हुई है। ये गिरफ्तारी सीबीआई ने मंगलवार रात को की है। नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी हैं, जबकि दूसरी गिरफ्तारी समीर महेंद्र की हुई है। ये गिरफ्तारी जांच एजेंसी ईडी ने बुधवार को की है। समीर महेंद्र इंडो स्पिरिट्स के मालिक हैं और शराब कारोबारी हैं। सीबीआई को अपनी जांच में समीर महेंद्र द्वारा कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपए के भुगतान का पता चला था। बताना होगा कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में भी पिछले कई महीनों से जबरदस्त बवाल चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है ये पूरा मामला फर्जी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक के बाद एक गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्हें केवल 24 घंटे गंदी राजनीति ही करनी होती है। इनका एक ही उद्देश्य है कि आपको खत्म कर दो। इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात जीत जाएगी, इसलिए आम आदमी पार्टी को कुचल दो। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर हमारा छोटा सा कार्यकर्ता है, वो हमारा कम्युनिकेशन देखता है, अभी गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा है, समझ नहीं आता कि उसका शराब नीति से क्या लेना देना। केजरीवाल ने कहा कि अब ये जोर जबरदस्ती से मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगले हफ्ते ये सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं, ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है तो आपका कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश भर के कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें, खासकर गुजरात के कार्यकर्ता तैयार रहें। केजरीवाल ने इसके साथ ही कहा कि जिसको जेल जाने से डर लगता है वो पार्टी छोड़ दे, जो भगत सिंह की तरह कुर्बानी दे सकता है वो आम आदमी पार्टी में रहे। मोदी सरकार के द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पहले इस बात की जांच करेगा कि क्या इस मुद्दे पर सुनवाई की जरूरत है या ये केवल एक अकादमिक मुद्दा रह गया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. राम सुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना की संविधान पीठ ने पूछा कि क्या संविधान पीठ के लिए ये समझदारी होगी कि वो अकादमिक मुद्दे पर अपना समय लगाए, जबकि पहले से ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इसके साथ ही इस मामले को 12 अक्टूबर के लिए सुनवाई के लिए टाल दिया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।